स्टूडेंट्स आज अपना टारगेट रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप का जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, तो उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें भी अपने सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है ना वो वाला स्टार्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आरओआई और आरओई वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आरओआई और आरओई वाला पार्ट पे अटैक करते हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से चीज फाड़ के समझेंगे इसको। चलो आओ पहले समझते हैं अच्छे से पूरा कहानी क्या है। कॉन्सेप्ट है अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी को तो प्यार से आरओआई बोलते हैं मुन्ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। याद रखना इसका और दो नाम है, हाँ वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलता है इसको, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर यील्ड ऑन कैपिटल। मतलब इन शॉर्ट कैपिटल जो लगाया उसके ऊपर क्या कमा रहे हो उसको बोलता है यील्ड। तो यील्ड ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल के ऊपर कितने कमा रहे हो। सेम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो पैसा जो बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट कर रखा है, तो जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है समझ में आ रहा है उसके ऊपर कितना कमा रहे हो रिटर्न, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये नाम तो क्लियर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब जो पैसा हम लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है उस पे हम लोग कितना कमा रहे हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पक्का पक्का, यस। इसको समझने के लिए ना पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझता है, ठीक है। तो हम मक्खन पीस से समझता है पहले। जैसे मैंने रिटर्न बताया, तो रिटर्न का मतलब क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो पैसा जो बिजनेस में लगा रखे हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब भी जो पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है उसके ऊपर जो कमा रहे हो रिटर्न। इसका मतलब कहीं ना कहीं रिटर्न का मतलब प्रॉफिट ही हो गया, क्योंकि एक इंसान बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके जो कमाता है उसको हम लोग प्रॉफिट ही तो बोलते हैं ना। बट अगर हम तुमको इनकम स्टेटमेंट बना के देगा, अभी इनकम स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप का प्रॉफिट होता है। एक होता है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, तुम लोगों ने जो बचपन में पढ़ा था 11th में, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर एक नेट प्रॉफिट जो पी&एल में कैलकुलेट होता है, ट्रेडिंग में जो आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट, पी&एल में जो आता है वो नेट प्रॉफिट। पक्का पक्का। लेकिन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, ये सब भी लफड़ा होता है प्रॉफिट में। तो वो हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तब समझ लेंगे। सबसे पहले एक काम करता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को समझता है। कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो या इन्वेस्टमेंट बोल लो, इसको समझता है। देखो सबसे पहले बिजनेस में है ना पैसा लगाना पड़ता है कुछ कमाने के लिए, रिटर्न कमाने के लिए पहले बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ बिजनेस में पैसा आता कहाँ से। उसी के लिए स्टार्ट टॉपिक बात कर रहा है सोर्सेस ऑफ फंड्स। आज मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, कि बिजनेस में पैसा जो लगाना है वो पैसा आए कहाँ से। खुद से बताओ सोच के। एक तो तुम लोगों ने बचपन में खुद से पढ़ रखा है, एक होता है ओन्ड फंड्स, एक होता है बोरोड फंड्स। बिजनेस स्टडीज के अंदर भी चैप्टर है, पार्ट बी का शायद पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें दो वर्ड यूज हुआ होगा, ओन्ड फंड्स और बोरोड फंड्स। ओन्ड फंड से क्या मतलब है, खुद का पैसा जो बिजनेस के ओनर ने खुद के सेविंग्स में से, खुद के पास से जो पैसा लगाया, समझ में आ रहा है, उसको बोलता है ओन्ड फंड्स। इसलिए इसका दूसरा नाम पता है इक्विटी भी होता है। ओन्ड फंड्स को इक्विटी बोलते हैं प्यार से। वही जो बैलेंस शीट में अपना जो थर्ड बुक है उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड जो बनता है बैलेंस शीट में, दैट इक्विटी का मतलब मालिक का पैसा, जो खुद से पैसा लगाया मालिक। और बोरोड फंड से क्या मतलब है बताओ, जो पैसा हम लोगों ने लोन के जरिए उठाया है। बेसिकली लोन हो गया या डिबेंचर्स हो गया। आज जो डिबेंचर से हम लोग पैसा उठाते हैं, तो डिबेंचर होल्डर से जो पैसा उठाते हैं वो लोग भी एक तरह का लोन ही दे रहे हैं हमको, समझ में आ रहा है। और लोन वाला को हम लोग ओनरशिप नहीं देते, दे आर द आउटसाइडर्स, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। और याद होगा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स बनता है, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है, ये कांसेप्ट ओन्ड फंड और बोरोड फंड से आया। तो सबसे पहले मैंने जो तुमको पूछा कि पैसा बिजनेस में जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे बिजनेस में, वो पैसा आएगा कहां से। दो पैसा का जरिया है, एक है ओन्ड फंड्स, एक है बोरोड फंड्स। पक्का पक्का। अब ये ओन्ड फंड्स में भी याद रखना दो सीन होता है। जो मास पब्लिक से पैसा उठाते हैं ना, तो इसमें इक्विटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। और एक होता है कभी कभी हम लोग प्रेफरेंस शेयर से भी पैसा उठाते हैं। बेसिकली हम लोग इक्विटी शेयर्स इशू करता है, जैसे शार्क टैंक वगैरह में देखा होगा, तो वो जो 1% इक्विटी करता है वो लोग, तो वो जो इक्विटी है वो इक्विटी शेयर कैपिटल का बात हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कभी कभी हम लोग को और पैसा का जरूरत होता है,
लोन लेने के बाद भी। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं बात को, सपोज मेरे को सबसे पहले तो हम अपना खुद का पैसा लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ पैसा जो ओनर ने खुद की तरफ से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, वो हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रैक्टिकल आएगा तो समझ लेंगे इसको। और बताओ क्या सोच होगा। आज बात समझते हैं एक रनिंग बिजनेस का बात करें, नया बिजनेस नहीं लेता है। मान लो एक बिजनेस पहले से चलते हुए आ रहा है, तो उस बिजनेस में पहले से भी तो जमा पूंजी होगा कुछ। आज जैसे हम लोग पर्सनल सेविंग्स करता है, हम लोग का सेविंग अकाउंट होता है, उसमें हम लोग कुछ पैसा सेव करता है, घर पे भी कुछ पैसा सेव किया हुआ होगा। वैसे बिजनेस में तो अपने लिए सेविंग्स करता होगा। तो जो बिजनेस पैसा सेव करता है, समझ में आ रहा है, वो पैसा कहाँ शो होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में। तो आज सोच के देखो, जितना भी रिजर्व सरप्लस में तुम कभी प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो प्रॉफिट और लॉस बिजनेस में जो ओनर है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आपस में, वो पैसा किसके लिए रिजर्व रखा, उन्होंने रिजर्व कर दिया बिजनेस के लिए। अलग अलग टाइप का रिजर्व्स पड़ा होगा, हम लोग कैपिटल रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स, समझ में आ रहा है, फ्री रिजर्व्स भी होता है। लोगों को सरप्लसेस और रिजर्व्स का मतलब ही क्या है, वो प्रॉफिट्स और वो पैसा जो सरप्लस के फॉर्म में था लेकिन हम लोगों ने बांटा नहीं, बिजनेस के लिए रिजर्व करके रख दिया। तो क्या नहीं लगता ये वाला पैसा भी बिजनेस में इन्वेस्ट ही करने के लिए रखा गया है। आज जब भी बिजनेस में मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो हम सबसे पहले, आज तुमको खुद से खर्चा करना होता है, तो सबसे पहले क्या देखते हो, खुद के पास कितना पर्सनल सेविंग्स है, पिगी बैंक वगैरह में, अपने बैंक में कितना पैसा है, उसके बाद तो किसी से मांगते हो ना। पहले जितना पैसा खुद के पास है वो देखते हैं, तो वही हो गया ये रिजर्व एंड सरप्लस। और ये वो पैसा जो मेरे पास था, मैंने लगा दिया। तो कुछ पैसा मैंने जो लगाया, कुछ पैसा मेरे पास रिजर्व्स के फॉर्म में पड़ा होगा बिजनेस में, तो ये सब पैसा जो हो गया, ये सब तुम्हारा फंड का पार्ट हो गया। सोर्सेस ऑफ फंड मतलब जो पैसा हम लोग बिजनेस में बेसिकली इन्वेस्ट करता है, वो पैसा आता कहां से, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। अब खुद से सोच के देखो, कभी कभी बिजनेस में ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे कि बिजनेस को चालू करने में कुछ खर्चा होगा, तो वो खर्चा सब बेसिकली क्या है, हौले वाले राइट ऑफ होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में राइट ऑफ होता है, धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं उसको। तो उसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर शेयर्स। ये सब फिक्टिटियस एसेट्स होते हैं बेसिकली। फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब हो गया जिसका अभी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, कचरा एक तरीका का, कबाड़। तो ये वाला जो पैसा है, एक्चुअली में ये पैसा तो मेरे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजनेस में मेरा ये पास ये पैसा है, इक्विटी के फॉर्म में, रिजर्व्स एंड सरप्लस के फॉर्म में पैसा लगा रहा है, और कुछ पैसा मान लो अगर बिजनेस में लॉसेस है उसको राइट ऑफ करने के लिए, तो वो पैसा तो मेरे पास से कम हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस किया बेसिकली, और कुछ रीजन नहीं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मुन्ना, कि मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा आया, रिजर्व से पैसा आया, मेरे को और मालिक से पैसा उठाना है। तो एक होता है इक्विटी जो बड़ा मालिक होता है बेसिकली, और कंपनी में एक छोटा मालिक होता है जिसको हम लोग प्रेफरेंस। बस यही फर्क है इक्विटी और कैपिटल में। इनके पास बेसिकली वोटिंग राइट्स नहीं होता, बच्चों ने पढ़ा होगा 11th में, वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं होता, बट इस लोगों को हर चीज में पहले प्रायोरिटी मिलता है। डिविडेंड मिलना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, इक्विटी को बाद में मिलेगा। और कैपिटल का जो रीपेमेंट होता है, मतलब कंपनी वाइंडिंग अप हो तो रीपेमेंट भी पहले इनका कैपिटल का होगा, बचेगा तो कुछ पैसा इनको मिलेगा। तो ये एक तरीके से छोटा मालिक हो गया, सारा बिजनेस का रिस्क वगैरह और जो भी भार वगैरह है वो बेसिकली लोग उठाते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जरूरत पड़ने पे हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी पैसा उठाएंगे। यार ना, शेयर इशू करके जब जब पैसा उठाएगा ना, वो ओन्ड फंड्स का हिस्सा होगा। किसका होगा, ओन्ड फंड्स का पैसा होगा, पक्का। लेकिन तुम देखो अपने बोरोड फंड्स नहीं आया, तो सब घर वाला ही हो गया। ये मेरा पिगी बैंक का पैसा, ये मैंने अभी और इन्वेस्ट कर दिया, ये कुछ कचरा लॉसेस जिसको हटाना है इसने माइनस, और एक छोटा मालिक को शेयर्स इशू करके पैसा उठाया, तो समझा, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पैसा उठाया। तो उन जो भी लोग प्रेफरेंस शेयर देंगे ना, उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलेंगे, इसलिए छोटा मालिक, पक्का। लेकिन अभी तक तुम देखो लोन नहीं आया, तो ये लोन और डिबेंचर से जब पैसा उठाएंगे, लोन या डिबेंचर से, ये भी तो एक सोर्स है ना पैसा उठाने का। तो प्रैक्टिकली ये सब सोर्सेस हो गया, समझ में आ रहा है। और अल्टीमेटली यही सारा पैसा जो है ना, अल्टीमेटली बिजनेस में लगता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अब तुमको इसमें से एक बहुत अच्छे से चीज को समझना है, बारीकी से समझना है कि इसमें सारा पैसा जरूरी थोड़ी है कि ये सारा चीज हम लगा दे बिजनेस में। क्या पता मेरे पास इक्विटी और रिजर्व से काफी है बिजनेस में इन्वेस्ट करने, बाकी प्रेफरेंस का और लोन का जरूरत ही ना पड़ेगी, तो लॉस इसको एक बार साइड करो, ये दोनों पैसा उठाने का जरूरत ही ना पड़े, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को चारों जगह से पैसा उठाना पड़े, समझ में आ रहा है। या ऐसा भी हो सकता है मैंने इक्विटी से पैसा उठाया, रिजर्व से, और कुछ लॉसेस था उसको हटा दो, और प्रेफरेंस से भी उठाना पड़ा, लेकिन लोन नहीं लेंगे, लोन लेने से डर लगता तो लोन नहीं लिया हम लोगों ने, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अगर अगर ध्यान रखना, अगर हम लोगों ने पैसा जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक, ये तो लॉसेस है तो हम लोगों को तो रिजर्व से माइनस करना ही पड़ेगा ना, इसलिए अगर यहाँ तक का सिर्फ फंडिंग करते हैं हम लोग, इतना ही पैसा यूज करते हैं, तो पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विटी।
क्या बोलता है, इक्विटी फंड्स, या फिर ऐसे एक और नाम बुला लो, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। बेसिकली इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, खुद से सोच के देखो, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल से ही बेसिक पैसा आ रहा है। रिजर्व तो गुल्लक का पैसा हो गया, लेकिन जो बेसिकली पैसा आ रहा है वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू आ रहा है, इसलिए इसको इक्विटी फंड या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी जो मालिक है ना उनका पैसा है ये, जो इक्विटी शेयर होल्डर है ये उन्हीं का पैसा को डेपिक्ट कर रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक का पैसा का बात किया जाए। लेकिन अगर हम लोग छोटे मालिक से भी पैसा उठा लेते हैं, इसका मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का सीन चलता है, जिसमें इक्विटी आ गया, रिजर्व आ गया, फिर पीटीएस हटा देंगे और प्रेफरेंस शेयर से पैसा आ गया, फिर याद रखना इसको हम लोग क्या नाम देंगे, खुद से सोच कर देखो। इक्विटी वर्ड लगेगा नहीं, इसको हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। तो समझ जाओ इक्विटी वर्ड क्यों हट गया। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में सिर्फ इक्विटी हो तो इक्विटी लगाएंगे। अब तो छोटा मालिक भी घुस गया ना बंदा, इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस शेयर भी आ गया, तो दोनों तो शेयर होल्डर ही है ना, जो लोग को हम शेयर इशू करेगा वो शेयर होल्डर, इसलिए अगर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होगा तो उसको हम लोग शेयर होल्डर्स फंड बुलाएंगे। पक्का? यस। अब बात समझना है कि अगर मान लो सारा पैसा आ जाए लास्ट तक का, अगर लोन भी ले लेंगे हम लोग, मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का सीन बनाना है अगर आप देखो, तो ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक होगा, तो फिर इसको कौन सा नाम देंगे। तो बताओ, ये सारा सोर्स अगर यूज कर लिया जाए पैसा उठाने, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या बुद्धि में ये इसलिए समझे हम लोग कि आने वाला समय में आरओआई और आरओई में कुछ फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो तुमको पता होना चाहिए, जब मैंने इक्विटी का बात किया तो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्स और इक्विटी आएगा, 50 के हटा देंगे। प्रेफरेंस शेयर को शामिल कर लिया जाए तो फिर उसको शेयर होल्डर फंड नाम हो जाता है, और अगर सारा पैसा इंक्लूड कर लिया जाए तो फिर वो कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। बोलो यहाँ तक पिक्चर क्लियर है क्या? बच्चों यहाँ तक क्लियर है पिक्चर? यस। तो अब आगे चलता है, अब हम लोग सीखता है इनकम स्टेटमेंट। पहले इनकम स्टेटमेंट इसलिए सीखना है पहले, जब आगे का जो पार्ट है वो सब इनकम स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। जो फॉर्मूला वाला पार्ट है वो इनकम स्टेटमेंट सीखने से ही बनेगा हम लोग का। तो इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, देखो इनकम स्टेटमेंट समझ में आ गया। इसमें हम लोग इनकम कैलकुलेट करेंगे। इनकम मतलब यहाँ पे सेल से गाड़ी शुरू होगा, तो कोई भी इनकम कब आता है जीवन में। ये पेन अगर मैं किसी को 20 रुपए में बेचूं तो मेरा 20 रुपया प्रॉफिट नहीं है, 20 रुपया क्या है, सेल्स। समझ में यार, तो सेल को इनकम बोला जाता है। इनकम का मतलब कोई प्रॉफिट ना समझे। यस, प्रॉफिट इस स्टेटमेंट में कैलकुलेट होगा। तो जो तुम लोग थर्ड बुक में अकाउंट्स में तुम्हारा जो ट्रेडिंग पी&एल और पी&एल बनाते हो, ट्रेडिंग पी&एल वो एक तरीका से इनकम स्टेटमेंट ही तो ना, तो वही वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग पी&एल वाला। ठीक है, बट यहाँ पे फॉर्मेट दिखाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, अगर मैं ये पेन बेचूं किसी को 20 रुपया में, तो बताओ ये 20 रुपया मेरे लिए क्या है, सेल्स है। यस, लेकिन क्या पेन बेचने में कुछ खर्चा नहीं होगा? सोच के देखो, अगर मैं किसी को 20 में बेचूं तो क्या 20 रुपया प्रॉफिट होगा क्या? नहीं ना, इस पेन से जुड़ा हुआ कुछ खर्चा भी होगा। जैसे एक बढ़िया एग्जांपल से समझता है, नीचे चाय दुकान है अपना, समझ में आ रहा है? तो चाय दुकान में बेसिकली मेरे को बताओ, जब चाय, एक कप चाय सपोज 5 रुपया में मिलता है, समझ में आ रहा है? तो सोचो 5 रुपया का एक कप चाय जो है उसमें क्या क्या खर्चा लग रहा है उसको। तुमने चाय पिया, तुमने दुकानदार को 5 रुपया दिया ना, तो दुकानदार के लिए एक कप का चाय का सेल 5 रुपया हुआ, लेकिन उस चाय में क्या क्या खर्चा हुआ बताओ। चाय में पानी भी लगा, तो अगर वो मिनरल वाटर का जार यूज करता तो पानी का भी कॉस्ट है उसके जीवन में। फिर उसमें दूध भी लग रहा है, उसमें अदरक भी है, उसमें इलायची भी है, समझ में आ रहा है? उसमें और भी मसाला वगैरह भी है, चाय का मसाला वगैरह भी है। जा रहा है बुद्धि में बात? तो ये सब, और उसमें गैस भी तो लगता है, गैस सिलेंडर भी कंज्यूम हो रहा है। जा रहा है बुद्धि में? तो ये सब खर्चा हटाने के बाद उसका जो पैसा बच रहा है वही तो उसका प्रॉफिट होगा ना, एक कप चाय में। तो मान लेता है एक कप चाय में उसका मान लो 5 रुपया वो तुमसे ले रहा है, सारा मिला जुला के दूध का, चाय का, चाय पत्ती वगैरह का, चीनी का खर्चा, अदरक का खर्चा, इलायची का खर्चा, मसाला वगैरह का सब खर्चा मिला के सपोज 2.5 रुपया हो गया। जा रहा है बुद्धि में बात? तो उस खर्चे को पता है क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। यस, वेरिएबल क्यों नाम पड़ा होगा, बुद्धि सोच के देखो, क्योंकि ये खर्चा वेरी करता है ना। ज्यादा बढ़िया चाय बनाओगे, ज्यादा दूध डालोगे तो खर्चा बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? और कहीं पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करोगे, चीजों को कम डालोगे तो खर्चा कम लगेगा। इसीलिए खर्चा वेरी करता है, हर क्लास पे लगेगा ना ये खर्चा। अगर मेरे को 100 कप चाय बनाना है और 50 कप चाय बनाना है, तो क्या 50 कप और 100 कप में जो खर्चा लगने वाला है वो सेम लगेगा क्या? नहीं ना।
वो तो वेरी करेगा ना, दैट्स व्हाई उसको वेरिएबल कॉस्ट। पक्का? हाँ, इसी को याद रखना, तुम लोग सीओजीएस भी बोलते हैं। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो सेल किया ना उसके पीछे कितना कॉस्ट लगा था। तो जो मैंने चाय का कप सेल किया 5 रुपया में, उसमें क्या क्या खर्चा लगा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस, इन दोनों को जब माइनस करते हैं ना तो अपना निकल कर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये फाइनल प्रॉफिट कैसे हो सकता है? दुकानदार ने मेरे को एक कप चाय 5 रुपया में दिया और 2.5 रुपया उसका खर्चा है उस चाय पे, तो वो एक कप चाय पे 2.5 रुपया कमा रहे हैं। या सिंप्लिसिटी के लिए मान लो उसको 2 रुपया खर्चा आ रहा है, 3 रुपया क्या हुआ उसका प्रॉफिट। लेकिन क्या 3 रुपए का प्रॉफिट वो घर लेके जाएगा? सोच के देखो, आज उसका 3 रुपया जो बच रहा है एक कप चाय में, क्या और खर्चा नहीं है उसके जीवन में? आज वो उसका दुकान रेंट पे है तो उसको दुकान का रेंट भी उसी से निकालना है। आज उसका जो दुकान में जितना भी बर्तन वगैरह यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है, वो सब तो उसके दुकान के लिए एसेट हो गया ना। जो गैस स्टोव वगैरह है, गैस स्टोव, वो भी उसका बिजनेस के लिए एसेट हो गया। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एक समय बाद वो गैस स्टोव भी उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। दुकान का जो रेंट पे करता है, बिजली का जो बिल पे करता है, ये सब भी तो उसको खर्चा उसका एक कप चाय से तो निकालना है। तो तुम ऐसे मत देखो कि एक कप चाय में उसको सिर्फ 5 रुपया में उसने तुमको चाय दिया और 2 रुपया उसका खर्चा है, सारा एक कप चाय में जो भी सामान इंग्रेडिएंट लगा है उसमें 2 रुपया खर्चा है, तो बाकी 3 रुपया उसका प्रॉफिट है। भाई 3 रुपया कैसे प्रॉफिट होगा? उसको उस 3 रुपया में से एक कप का चाय में से उसका दुकान का रेंट निकालना है, उसको बिजली का बिल निकालना है, उसको अपना जितना भी एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, उसका डेप्रिसिएशन लगता है, तो डेप्रिसिएशन भी उसको उसी से रिकवर करना है, क्योंकि कल आज नहीं तो कल उसको अपना फिक्स्ड एसेट्स को बदलना पड़ेगा, तो वो पैसा भी तो उसको दुकान का उस एक कप चाय से तो निकालना है। तो जा रहा बुद्धि में, अभी खर्चा वेरिएबल ही माइनस हुआ है, अभी एक खर्चा और माइनस होगा। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो तुम बोल लो। पक्का? अब बच्चा बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगा सैलरी, समझ में आ रहा है? और बताओ, रेंट आ जाएगा, और कोई यूटिलिटी है तो वो आ जाएगा, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल। यस, वेरी इजी। अगर मान लो उसने दुकान के लिए कोई लोन लिया था, मान लो, मतलब दुकान तो भाड़े पे लिया मुन्ना, लेकिन दुकान का सपोज कुछ इंटीरियर करवाया, और जो दुकान एस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे गैस स्टोव खरीदना, गैस सिलेंडर का जो तुम्हारा कनेक्शन है वो लेने के लिए, तो उसके पास कुछ पैसा सेटअप तैयार करने के लिए उसने कुछ लोन ले लिया था। तो लोन का जो ब्याज है वो तो हर महीने देना पड़ेगा, हर साल पे करना पड़ेगा, तो वो फिक्स्ड कमिटमेंट है ना, तो वो वेरिएबल खर्चा नहीं है, वो फिक्स्ड है। वो दुकान बंद करके भी चला जाए तो भी उसको वो लोन का ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड कॉस्ट में ही आता है। और कोई बताए तो कुछ खर्चा? डेप्रिसिएशन, यस, डेप्रिसिएशन इज अगेन अ फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे बच्चा बोल रहा है? तो जो भी दुकान में उसका सेटअप है, एसेट्स है बेसिकली, गैस स्टोव हो गया, और जितना भी दुकान में इंटीरियर है, टेबल है, चेयर है कस्टमर्स के बैठने के लिए, तो वो सब तो उसका दुकान में एसेट्स है ना मुन्ना। तो आज नहीं तो धीरे धीरे वो वियर एंड टियर तो हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा एक समय बाद। तो कहीं ना कहीं वो सब का वैल्यू गिर रहा है, और उसको आगे के लिए अपना तैयारी करना है कि फ्यूचर में एक समय आएगा जब ये 2-4 साल बाद टूट फूट जाएगा तो उसको नया खरीद के लाना पड़ेगा एसेट्स। तो वही तो उसका डेप्रिसिएशन है, तो अगेन डेप्रिसिएशन भी लग ही रहा है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है। कुल मिला के ये सारा खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाता है। इतना खर्चा माइनस करने के बाद ना एक्चुअली में उसका आता है प्रॉफिट, इसको तुम नेट प्रॉफिट बोलते हो। सर में कोई ग्रॉस के बाद तो ऑब्वियस क्या आएगा, सारा खर्चा हटाने के बाद नेट प्रॉफिट। यस, एक चीज से समझो कि मान लो अब उसका सारा फिक्स्ड कॉस्ट एक कप चाय में मान लो 1.5 रुपया पड़ता है, तो 5 रुपए का चाय बेचा, 2 रुपया उसका वेरिएबल कॉस्ट था, और सारा फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दे तो सपोज आ रहा है 1.5 रुपया, तो एक कप चाय में उसका 3.5 रुपया तो खर्चा ही लग गया। 2 रुपए का वेरिएबल, 1.5 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट मिला के पर यूनिट अगर हम कैलकुलेट कर ले तो इसका मतलब एक कप चाय में उसका घर पे एक्चुअली में पैसा कितना जा रहा होगा? 1.5 रुपया। जा रहा है बुद्धि में बात? बच्चा बोल रहा है ये सब हम लोगों ने इतना समझा क्यों? अभी हम लोग को ये सब समझना है आरओआई के लिए, जो हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए। और एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग को एक और कॉन्सेप्ट सीखना है, आरओआई नहीं सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी भी सीखना है। पक्का? यस, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों में फर्क समझ लेंगे। पक्का? हाँ, इक्विटी, एक मिनट, हाँ इसका नाम है ना इक्विटी भी होता है। जैसे इस वाले फंड को हम लोग इक्विटी फंड या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बोले ना, वैसे ही शेयर होल्डर्स फंड का एक नाम और है इक्विटी। इक्विटी मैंने क्या बोला था मुन्ना? ओन्ड फंड्स का दूसरा नाम होता है। इक्विटी का मतलब मालिक का पैसा, मालिक का पैसा मतलब ओन्ड फंड्स। पक्का? तो तुम देखो ना इक्विटी शेयर, इसको मैंने इक्विटी का नाम क्यों दिया शेयर होल्डर फंड के साथ? तो तुम देखो यहाँ पे अभी भी लोन इंक्लूड नहीं हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का पैसा में तुम देखो मालिक का ही पैसा है। इक्विटी शेयर भी मालिक है, प्रेफरेंस शेयर भी मालिक है। पक्का? बीच में जो गुल्लक का पैसा, रिजर्व एंड सरप्लस, वो तो मालिकों का ही है।
इसीलिए इसको तुम इक्विटी भी बोल सकता है। याद है ना, ये एक्सक्लूसिवली इक्विटी फंड है जिसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही आएगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर भी आ जाए तो उसको इक्विटी फंड नहीं, इक्विटी ही बोलेंगे सिर्फ, मालिकों का पैसा और शेयर होल्डर फंड। पक्का? तो ये एसेंस याद रख लेना अपने को। अब ये वाला चीज को क्लियर कर लिया पहले तो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाएं जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलता है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसमें से सारा फिक्स्ड कॉस्ट हटा देना तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाता है। पक्का पक्का क्लियर है? लेकिन अब ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें भी चक्कर है। ये सारा प्रॉफिट भी अब वो दुकानदार अपने घर लेके नहीं जाएगा। मान लो उस दुकानदार का जबरदस्त सेल है, दिन में 1000-2000 कप चाय बेचता है, घर में आ रहा है, तो इस दुकानदार का जबरदस्त सेल है तो इंडिया में टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा खासा इनकम अर्न कर रहा है तो टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अब टैक्स देने के बाद जो उसका पैसा एक्चुअली में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला पैसा जो है ना, ये एक्चुअली में उसके घर पे जा रहा है, क्योंकि टैक्स में तो देना ही पड़ेगा मुन्ना में, जा रहा है बुद्धि में। तो ये सब कुछ खर्चा, जैसे इंटरेस्ट अगर है लोन तो इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, अगर अच्छा खासा इनकम है तो टैक्स भी तुमको पे करना पड़ेगा। जा रहा है बुद्धि में बात? और याद रखना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से अगर पैसा उठाया है तो इनको भी तुमको कुछ फिक्स्ड रेट से देना पड़ता है। जैसे याद रखना, शेयर पे हमेशा शेयर पे डिविडेंड मिलता है। अगर शेयर से पैसा उठाया तो तुम क्या पे करोगे? डिविडेंड पे करोगे। क्या पे करोगे? डिविडेंड पे करेंगे जी। पक्का पक्का? अरे तो गुल्लक का पैसा अपना ही है ना। जब शेयर्स इशू करके पैसा उठाते तो शेयर होल्डर्स को क्या पे करना होता है? डिविडेंड, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। और याद रखना, अगर तुमने लोन से पैसा उठाया है या डिबेंचर से उठाया है तो तुमको जो पे करना होता है उसको बोलता है इंटरेस्ट, जो मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। लेकिन तुम देखो इस पूरा फॉर्मेट में अभी डिविडेंड कंसीडर नहीं हुआ। पक्का पक्का? और अल्टीमेटली जो बिजनेस है वो किसका है? अल्टीमेटली ये इक्विटी शेयर होल्डर वालों का है। समझ में आ रहा है? जरूरत पड़ने पे हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, अदरवाइज इक्विटी शेयर से पैसा उठाते हैं। तो अपने को इन्हीं के लिए पैसा चाहिए, इसी को तो बोलता है रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए तुम कितना पैसा कमा रहा है, रिटर्न, दैट इज क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए जो तुम कमा रहा है वो रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है। तो याद रखना, इनके लिए जो पैसा बचेगा इस पूरा फॉर्मेट में, अभी इस फॉर्मेट का काम हुआ नहीं है एक्चुअली में, अभी इस फॉर्मेट का काम नहीं हुआ। एक ब्रॉडली मैंने फॉर्मेट समझा दिया, एक प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेता है। ये ब्रॉडली फॉर्मेट समझ में आया? पक्का पक्का? अगर इसमें थोड़ा चेंजेस क्या होगा पता है? ये इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा अलग से शो करेंगे, मतलब सैलरी, रेंट, यूटिलिटी, डेप्रिसिएशन एक तरफ, सब सारा फिक्स्ड कॉस्ट। इंटरेस्ट को अलग से माइनस करेंगे, उसका लॉजिक मैं बताऊंगा। इंटरेस्ट को अलग से माइनस करेंगे, टैक्स को अलग से माइनस होगा ही, और सबसे पहले ये प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड मिलेगा। जैसे मैंने बताया ना, दो मालिक हैं, इक्विटी से पैसा उठाया, प्रेफरेंस से भी पैसा उठाया है। तो पहले कौन से मालिक को पैसा, प्रॉफिट जो कमाया है ना, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा? ये प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, इसलिए इसका डिविडेंड पहले माइनस करेंगे। सबको पैसा दे दिया क्या? बताओ, तुमने सारा खर्चा माइनस कर दिया, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट माइनस कर दिया, जिससे लोन लिया था उनको इंटरेस्ट दे दिया, गवर्नमेंट को टैक्स चुका दिया, छोटे मालिक को डिविडेंड दे दिया। अब बुद्धि से बताओ, जो भी पैसा बच गया होगा इस फॉर्मेट को पूरा करने के बाद, जो भी पैसा बचा होगा वो किसका पैसा होगा? वो सारा का सारा पैसा एक्सक्लूसिवली किसके लिए होगा? इक्विटी वालों के लिए होगा। तो अपने को ये रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए वही पैसा कैलकुलेट करना है, याद रखना। तो ऑब्वियसली समझ गया, आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। जब हम बोला रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए अगर मेरे को पैसा कैलकुलेट करना है कि तुमने इक्विटी वालों को कितना रिटर्न कमा के दिया, तो तुमको सारा खर्चा, इंटरेस्ट, टैक्स, अगर प्रेफरेंस शेयर तो उसका डिविडेंड सब माइनस करना पड़ेगा, तब जाके तुम आरओई निकालने की कैपेबिलिटी में आएगा। जा रहा है? तो इस पूरा पिक्चर को अच्छे से हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेता है, सबसे बढ़िया वाला, उससे स्टार्ट करता है। ठीक है? यस। हाँ, पहले बोर्ड इरेज करने से पहले एक काम करता है, पहले आरओआई का एक फॉर्मूला फ्रेम कर लेते हैं। उस फॉर्मूला को अच्छे से प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा बताओ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या यील्ड ऑन कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड ज्यादा कॉमन है, ये यूज टू रहेगा हम लोग करने के लिए। तो मेरे को बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना रिटर्न कमाया? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होगा बताओ? तुमने जो सारा पैसा बिजनेस में इन सब सोर्सेज से उठाया होगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में अगर मैं बोलूं बुक ऑन टेबल, तो बुक ऑन टेबल का मतलब क्या होगा? बुक ऊपर, टेबल नीचे ना। बुक ऑन टेबल में बुक ऊपर होगा, टेबल नीचे होगा। तो खुद से फॉर्मूला बताओ। अगर मैं बोलूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? खुद से बताओ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट होगा नीचे और रिटर्न होगा ऊपर। बोलो, बुक ऑन टेबल में बुक ऊपर, टेबल नीचे, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ऊपर, इन्वेस्टमेंट नीचे। पक्का? यस। और जैसे मैंने बताया, रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट। रिटर्न का दूसरा नाम क्या है?
तो प्रॉफिट, तो हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में प्रॉफिट लेंगे और नीचे बताओ क्या लेंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में हम लोग कर रखा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। अब बताओ क्या टोटल इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलता है, हम लोगों ने सीखा। इसीलिए जो पैसा बिजनेस में टोटल लगा रखे हैं, एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉय मतलब जो बिजनेस में यूज हो रहा है कैपिटल, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। जो पैसा बिजनेस में एम्प्लॉय मतलब यूज हो रहा है उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉय बोल रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट बाय टोटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आरओई का फॉर्मूला क्या होगा खुद से बताओ। सेम, बुक ऑन टेबल मतलब बुक ऊपर टेबल नीचे, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब रिटर्न ऊपर इक्विटी नीचे, पक्का पक्का। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब रिटर्न ऊपर इक्विटी नीचे। अगेन रिटर्न का मतलब क्या होगा, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट, पक्का। और इक्विटी का मतलब मैंने क्या बताया, यहाँ पर तुम इक्विटी शेयर होल्डर जो है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल से जो पैसा उठाया सिर्फ उसी का बात करेंगे, पक्का पक्का बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल से जो पैसा उठाया, तो याद रखना यहाँ पे सारा पैसा नहीं आने वाला, ये नीचे वाला। जैसे याद रखो यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट में पूरा पैसा आया था लोन तक, अगर हुआ क्वेश्चन में तो सारा लेंगे, लेकिन आरओई के लिए सारा पैसा नहीं लेंगे। आरओई के लिए याद रखना सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का फंड लेंगे। कौन सा पैसा लेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। मतलब बच्चा समझ रहे हैं कहां तक का लेंगे, ये वाला बस बड़ा मालिक तक का पैसा यहीं तक लेंगे, प्रेफरेंस शेयर को शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब तुम ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पैसा कमा कर दिया, पक्का। तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ये इन्हीं को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसके कैटेगरी में आ जाएगा। और कोई लॉस हुआ तो भी ये बड़ा मालिक का ही होता है, इक्विटी वालों का। इसलिए लॉस है तो फिर माइनस कर देंगे, कोई गुल्लक में पैसा है तो वो जोड़ देंगे, और जितना पैसा हम लोगों ने इक्विटी शेयर इशू करके उठाया वही आएगा, वरना प्रेफरेंस और लोन नहीं आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी में, पक्का। अब तुम एक चीज नोटिस किया होगा, दोनों में ऊपर रिटर्न का मतलब प्रॉफिट ही है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है, इसमें एक बार ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है, एक बार प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिख रहा है। फिर मैंने बोला एक प्रॉफिट और होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद भी। फिर मैंने बोला टैक्स देने के बाद जो पैसा आएगा एक्चुअली में, इसमें से भी सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस वालों को, अगर है जीवन में प्रेफरेंस में पैसा उठाया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग डिविडेंड देते हैं सबसे पहले, तो वो वाला डिविडेंड माइनस करेंगे। उसके बाद भी एक प्रॉफिट आएगा, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर एवरीथिंग, आफ्टर टैक्स और आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रेफरेंस, डिविडेंड, आफ्टर इंटरेस्ट। अच्छे से लिखेंगे, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन ये वाला जो पैसा होता है ये एक्चुअली में इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का जो पैसा होता है। तो याद रखना अपने को यहाँ तक पहुंचना है अगर ये वाला चीज कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है और ये जो प्रॉफिट है, यहाँ पे दोनों प्रॉफिट का मायना अलग होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ अलग प्रॉफिट लेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ अलग प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। उसी को समझ रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। तो ये फॉर्मूला समझ में आया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हम लोग ऊपर लेंगे टोटल रिटर्न बाय नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न ऑन इक्विटी में सेम, रिटर्न बाय इक्विटी मतलब प्रॉफिट बाय इक्विटी का पैसा, मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का फंड लेंगे, टोटल पैसा नहीं लेंगे, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का फंड, मतलब प्रेफरेंस भी नहीं लेंगे और लोन भी नहीं लेंगे इसमें, पक्का। यहाँ तक अब बोर्ड क्लियर करता है और प्रैक्टिकल करता है इस पे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन सबसे इजी लेता है। एबीसी लिमिटेड स्पेंड 1 लाख रुपीस टू ओपन ए ग्रोसरी शॉप एंड मेक ए नेट प्रॉफिट ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट आरओआई और आरओई दोनों। याद रखना एबीसी कंपनी ने 1 लाख रुपया से ग्रोसरी शॉप चालू की है, ठीक है। और क्लियरली बताया नहीं है 1 लाख रुपया खुद का है कि बाजार से उठाया है, तो अब से हम लोग मान के चलेंगे खुद का ही है, क्योंकि लोन होने से बता दिया जाएगा क्वेश्चन में। और प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया है 20,000 रुपया का। तो मेरे सवाल का जवाब दो, जो टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने को वो मिल गया है क्या? अगर 1 लाख रुपया से ग्रोसरी शॉप चालू किया तो यही मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, यही मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, बोलो यस 1 लाख रुपया। और हम लोगों ने प्रॉफिट कितना कमाया बताओ, ये लोग बता रखा है प्रॉफिट कमाया है 20,000 रुपया। क्या कैलकुलेट करने बोला है, बस आरओआई और आरओई। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, जाने नहीं है तो बताओ। यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग के पास प्रॉफिट भी एक ही है अवेलेबल, जैसे मैंने बताया दोनों में एक्चुअली में अलग अलग प्रॉफिट आता है आरओआई और आरओई में, लेकिन जब है ही एक ही प्रॉफिट तो इसी को बेस बना के लेना पड़ेगा ज्यादा बुद्धि में। तो याद रखना हम लोग यहाँ पे एक ही प्रॉफिट लेंगे, कौन सा ये बताइए।
प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, पक्का। और यहाँ पे बताओ क्या लेंगे, प्रॉफिट बाय, क्या था रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, इक्विटी मतलब नीचे से इक्विटी का पैसा आएगा, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। दोनों का मतलब सेम नहीं होता है, यहाँ टोटल पैसा आता है, यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर फंड। वैसे इस क्वेश्चन में 1 लाख रुपया जो उठाया है वो बाइफरकेट करके नहीं बताया कितना खुद का है और कितना लोन है, तो हम मान लेंगे कि सारा पैसा खुद का है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि आरओआई और आरओई सेम निकलेगा। और चेक कर लेते हैं कि यहाँ प्रॉफिट 20,000 लेना है, नीचे क्या लेना है 1 लाख, और यहाँ अपना आरओआई और आरओई रिटर्न हमेशा परसेंटेज में निकलेगा ना, इसलिए इनटू 100 करना होगा। तो यहाँ चेक करेंगे कि 20% आ रहा है, मतलब तुम इसमें पुट करके देखोगे 20,000 प्रॉफिट है और खुद का पैसा ही है सारा, हम ये मान के चल रहे हैं कि खुद का पैसा ही है, इक्विटी लोन नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ पे भी 1 लाख ही आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई भेद नहीं है आरओआई और आरओई में, पक्का पक्का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जहाँ तुमको भेद देखने मिलेगा। यस, मैंने यहाँ लिख रखा है हेयर आरओआई एंड आरओई रिमेन सेम एज देयर इज नो डाटा अवेलेबल रिगार्डिंग इंटरेस्ट, क्योंकि लोन लिया है कि नहीं लिया बताया नहीं है, तो लोन नहीं है तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं है, इसलिए प्रॉफिट में कोई भेद नहीं है। दूसरा, यहाँ पे छोटा मालिक से भी पैसा नहीं लिया गया प्रेफरेंस शेयर से, इसलिए वो प्रेफरेंस का जो डिविडेंड का मैंने बात किया वो भी नहीं है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स का बात नहीं किया है, टैक्स फैक्टर भी मिसिंग है, तो शायद टैक्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग ये मान के चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर देते हैं। Say my grocery owner owned and invested, grocery owner had invested 40,000 and the interest payable by him on the borrowed amount, और borrowed amount जो है वो 20,000 है। ओके, तो देखो पहले अच्छे से पढ़ेंगे, ग्रोसरी शॉप ओनर हैड इन्वेस्टेड 40,000 मतलब खुद का पैसा कितना है 40,000, और उसमें से बोला है कि बोरोड अमाउंट जो है वो 20,000 है, तो इन्वेस्टेड का मतलब खुद का पैसा ही नहीं 40,000 है, इन्वेस्टेड का मतलब जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया है वो टोटल 40,000 है, और उसमें से बोरो कितना कर रखा है 20,000 रुपया बोरो कर रखा है, पक्का। और उसके ऊपर वो ब्याज कितना दे रहा है लिखा है 6,000 का इंटरेस्ट पे कर रहा है क्वेश्चन में, पक्का। तो पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या चीज अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आरओआई और आरओई अलग अलग होने वाला है, और देखता है क्वेश्चन में कितना चेंजेस है। सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट तुमको बता दी, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता है, और वो कितना है 40,000 है इस बार, पक्का। हाँ जी, उसके बाद बोरोड अमाउंट बता दिया है, बोरोड अमाउंट का मतलब लोन बता दिया गया है, कितने का लोन है जी 20,000 का लोन ले रखा है हम लोगों ने। तो खुद से सोच के देखो मुन्ना, बिजनेस में अगर 40,000 रुपया लगा रखा है और लोन लिया था 20 का, इसका मतलब खुद का पैसा कितना हुआ बताओ, खुद का पैसा कितना लगा रखा है बताओ, उसको हम लोग ओन्ड फंड्स बोलते हैं। कोई बच्चा जोड़ ना दे मुन्ना, इसी को इक्विटी भी बोलते हैं, इक्विटी। खुद का पैसा कितना हुआ बताओ 20,000 ना, 40 अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है जिसमें से 20 का लोन है, तो 40 में अगर 20 का लोन है तो रिमेनिंग 20 ही तो क्या होगा खुद का पैसा। बोलो पिक्चर क्लियर। हाँ जी, आगे इस क्वेश्चन में तुमको दे रखा है हम लोग इंटरेस्ट कितना पे करता है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, 6,000 पे करता है बता दिया है, इसका मतलब है जो 20,000 का लोन ले रखा है इसके ऊपर लोग 6,000 का ब्याज पे करेंगे। यस, ओके। और तुमको लास्ट में नेट प्रॉफिट कितना है ये भी दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट है ये एक्चुअली में बिफोर टैक्स दे रखा है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। अभी धीरे धीरे सब चीजें फैमिली हो जाएगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों लिखा है खुद से सोच के देखो मुझे। यहाँ पे देखो क्या इंटरेस्ट इन लोगों ने अलग से बता दिया है ना इस बार, पिछला क्वेश्चन में नहीं बताया था 6,000 का इंटरेस्ट भी है, इस बार 6,000 का इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है कि अभी हम लोगों ने इंटरेस्ट हटाया नहीं, हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया 20,000। अरे खुद से सोच के देखो, तो वो चाय वाला दुकान है जिसमें मैंने एग्जांपल का बात किया, अगर उसके पॉकेट में 20,000 रुपया है लेकिन उसने कोई लोन ले रखा था बैंक से और उस लोन का अभी तक ब्याज चुकाया नहीं है, तो बस एक सवाल का जवाब दो, क्या ये वो 20,000 रुपया घर लेके जाएगा कि उसमें से उसको कुछ ब्याज देना पड़ेगा, उसके बाद ब्याज देने के बाद जो पैसा बचेगा वो वाला घर लेके जाएगा। और वैसे जो पैसा अपने वो जो पैसा उसके पॉकेट में है वो वाला पैसा उसके घर नहीं जाएगा, उसमें से अभी उसको ब्याज चुकाना है, और ब्याज चुकाने के बाद भी गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा, तो टैक्स भी है। वैसे इस क्वेश्चन में भी अगेन टैक्स नहीं था, पिछला वाला में भी नहीं था, इसमें मैंने टैक्स फैक्टर नहीं डाला, एक एक चीज ऐड ऑन कर रहे हैं। पिछले वाले में इंटरेस्ट भी नहीं था, टैक्स भी नहीं था, देखो इसमें इंटरेस्ट डाल दिया मैंने,
लेकिन अभी तक टैक्स नहीं समझाया, तो टैक्स फैक्टर अभी भी नहीं है। इसलिए ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये 20,000 जो उसके पॉकेट में है, ये अभी तक इंटरेस्ट देने से पहले है और टैक्स गवर्नमेंट को देने से पहले है, इसलिए बी फॉरवर्ड लिखे पक्का। इसका मतलब अगर मेरे को इसी क्वेश्चन का आरओआई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, खुद से बताओ। आरओआई का मतलब रिटर्न, रिटर्न का मतलब ऊपर प्रॉफिट आएगा और नीचे मुन्ना इन्वेस्टमेंट आएगा अनडाउटेडली। लेकिन सवाल है प्रॉफिट कौन सा लेना है, क्या जो 20,000 दे रखा है वही ले कि हमको कुछ और चेंज करके लेना है। देखो 20,000 में क्या 6,000 माइनस करेंगे बताओ, तो हम तो बता देते हैं पहले आरओआई का मतलब क्या होता है। तुमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पे कितना रिटर्न कमाया उसको बोलता है आरओआई। जो पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाया, तो मुन्ना अगर ये लोग बोल रहे हैं हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले और जिनसे लोन ले रखा है उनको ब्याज देने से पहले, इसका मतलब एक्चुअली में मेरा ये कमाई है बिजनेस, यही मैंने कमाया है एक्चुअली। मानता है अभी तक इसमें से टैक्स और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है और जिससे लोन लिया उसको इंटरेस्ट नहीं दिया है हम लोगों ने, लेकिन कमाया तो इतना ही है ना पैसा इन्वेस्ट करके। तो इन्वेस्ट करके जो पैसा कमाया ना उस पे वो वाला प्रॉफिट हम लोग को आरओआई में लेना होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो हम लोग को प्रॉफिट लेना होता है ना, अब समझ रहे हैं, वो बिफोर तीन चीज के बिफोर लेना होता है, बिफोर इंटरेस्ट कॉमा बिफोर टैक्सेस एंड बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बुद्धि से बात है ना, अगर पहले इंटरेस्ट नहीं देंगे तो टैक्स भी नहीं दिया और प्रेफरेंस डिविडेंड तो नीचे मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो ऑब्वियसली इन तीनों चीज के पहले जो प्रॉफिट कमाया ना वही हमेशा आरओआई में लेना होता है। बोलो क्लियर है क्या पिक्चर। तो आरओआई में कौन सा प्रॉफिट लेना है अपने को, सारा बिफोर 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 इंटरेस्ट बिफोर टैक्स बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब एक्चुअली में जो कमाया हम लोगों ने, एक्चुअली में जो बिजनेस से कमाया, क्योंकि जो कमाएगा उसी में से तू क्या करेगा, अभी इसी पैसा में से हम लोग इंटरेस्ट देंगे, अगर इंटरेस्ट है तो लोन ले रखा है, इसी पैसा में से हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देंगे और इसी पैसा में से वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी मिलेगा। तो मेरे को इनके बाद नहीं, इनके पहले बताओ ओरिजिनली कितना कमाया, तो कमाया तो 20 है ना, कितना लगाकर 40,000 लगाकर, देखो टोटल बिजनेस में लगाया कितना 40, तो उसको फिगर के साथ लिखेंगे, कमाया 20 लगा के 40 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 50%। 40 लगा के अगर 20 कमाया मतलब 50% पैसा कमाया, यस। तो ये तो मेरा हो गया आरओआई। लेकिन आरओई निकालना है तो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ गलती हो जाएगा। अगेन पहले बेसिक को लिख ले, फॉर्मूला क्या होगा बताओ, रिटर्न मतलब प्रॉफिट और इक्विटी नीचे आएगा पक्का। इक्विटी का मतलब वो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बोल दे, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स ले लेंगे जी। लेकिन अब अगेन ये प्रॉफिट यहाँ पर कौन सा लेना है, क्या 20,000 ही लेंगे कि 20,000 में कुछ ऐड लेस करना है, तो बुद्धि का बात है। देखो इक्विटी को पैसा कब मिलेगा, सबसे लास्ट में मिलेगा, सबसे लास्ट में। तो बुद्धि सोच के देखो, इसको जो पैसा मिलेगा वो क्या इंटरेस्ट से पहले मिलेगा कि इंटरेस्ट के बाद मिलेगा, टैक्स देने से पहले मिलेगा कि टैक्स देने के बाद मिलेगा, डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को देने के पहले मिलेगा कि बाद में मिलेगा, ना बाद में मिलेगा। मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है बुद्धि से इंटरेस्ट के बाद, टैक्स के बाद और प्रेफरेंस को डिविडेंड देने के बाद होगा। इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट कौन सा लेना है, आफ्टर वाला। कौन सा चीज, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्सेस एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, सब कुछ आफ्टर वाला चाहिए। बोलो अब फॉर्मूला पूरा पिक्चर क्लियर है क्या, पक्का। अब यहाँ पे गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं है। बताओ प्रॉफिट में क्या ऐड करें, क्या लेस करें। तो ये वाला जो प्रॉफिट दे रखा था इन्होंने 20, ये इंटरेस्ट और टैक्स से पहले है। बच्चा बोला प्रेफरेंस डिविडेंड, मुन्ना क्वेश्चन में डाटा नहीं है, प्रेफरेंस आएगा तो वो भी माइनस कर देंगे। तो ठीक है, ये वाला जो प्रॉफिट है इसमें 20,000 अभी तो बिफोर है, अब इसमें से इंटरेस्ट नहीं दिया ना हम लोगों ने, तो इंटरेस्ट कितना देना है 6,000। तो बताओ जैसे तुम 6,000 माइनस करेगा ये प्रॉफिट क्या बन जाएगा बताओ, 20,000 बिफोर था ना, तो जैसे 6,000 का ब्याज पे कर दोगे ये क्या बन जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। क्या बन गया ये, आफ्टर इंटरेस्ट पक्का। अब इसमें से टैक्स दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा, आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। देखो पहले सिर्फ इंटरेस्ट माइनस किया तो क्या बना, आफ्टर इंटरेस्ट। टैक्स भी माइनस कर दोगे जो कि नहीं है फिलहाल, अगर होता तो टैक्स भी माइनस कर देते तो इसका नाम क्या हो जाता, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, अगर वो भी होता तो इसका नाम क्या होता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। जब ये दोनों नहीं है तो फिलहाल लिख के मतलब नहीं है, हटा दो, जब आएंगे तब ले लेंगे। फिलहाल जो ऊपर आ रहा है यही आ रहा है। और इक्विटी का मतलब खुद का पैसा बताओ, मानता है बिजनेस में 40 लगाए थे लेकिन खुद का कितना है, तो बाजार से 20 का लोन लिया तो खुद का कितना है 20 ना,
याद रखना जो खुद का पैसा है ओन्ड वाला लेना है नीचे, तो नीचे आ जाएगा 20,000। परसेंटेज में आएगा आंसर को इंटू 100 करना है। ऊपर क्या आ रहा है बच्चा 14,000, नीचे आ रहा है 20,000 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो 70% आएगा आंसर। इसका मतलब ROI 50% था और ROE 70% था। पिछला क्वेश्चन में याद करो ये दोनों सेम था, ROI और ROE सेम निकला था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डाटा नहीं था उस समय। अब मेरे पास थोड़ा ज्यादा डाटा है इसलिए तुम देखो दोनों का आंसर वेरी कर रहा है। बोलो यहाँ तक पिक्चर क्लियर है क्या? पक्का पक्का। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे अब। समझ में आ रहा है? जहाँ डाटा भर भर के होने वाला है। और याद रखना अगर ये क्वेश्चन संभाल लिया ना तो इसके बाद तो जन्नत, इसके बाद कोई क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन तो थोड़ा सा कैटेगरी में सबसे बड़ा आने वाला है, इसको संभाल लेंगे बच्चे तो बाकी सब बढ़िया से हो जाएगा। पक्का पक्का। पहले क्वेश्चन में डाटा क्या क्या है वो लिख देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले दो ही चीज कैलकुलेट करना है, ROI और ROE कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोनों एक साथ में सीखेंगे। और क्या क्या डाटा दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, यहां से लिखते हैं डाटा। नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में आफ्टर टैक्स दे रखा है, ओहो, और वो भी परसेंटेज में दे रखा है 12%। कोई बात नहीं, देख लेंगे। उसके बाद टैक्स का रेट भी दे रखा है, देखो टैक्स नहीं था अब टैक्स भी आ गया, मतलब गवर्नमेंट भी पैसा लेगा। 50% टैक्स चाहिए गवर्नमेंट को जी, चलो बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, दे देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ना ऑपरेशन का मतलब अकाउंट्स में सेल होता है, धंधा धंधा। ऑपरेशन का मतलब सेल करके कितना पैसा कमाया, रेवेन्यू का मतलब इनकम, ऑपरेशन मतलब धंधा, धंधे से कितना पैसा कमाया, तो तुम इसको एक तरीके से सेल बोल सकते हो। जो बिजनेस में सेल्स होता है ना वो दे रखा है, दे रखा है 10 लाख रुपया। चलो बढ़िया बात है। अब ध्यान से सुनना क्या दे रखा है, 15% लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, 15% लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दे रखा है। कितना दे रखा है जी? 4 लाख का। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मतलब मुन्ना लोन लोन लोन, क्या बोल दूं ये लोन है? हाँ जी ये लोन है, पक्का? यस। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके कितना पैसा उठाए? 1.5 लाख रुपया। फिगर्स ऐसे अलाउड नहीं है बच्चा, पूरा जीरो लगा के लिखना है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, सब आ गया, अभी तक पिछला क्वेश्चन में नहीं था ये सब। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 50,000 रुपया उठाए हैं जी, 50,000 रुपीज, 50 की है हाँ। और उसके बाद हम लोग के पास इस बार गुल्लक में भी पैसा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस जिसको बोलता है, सीखा था गुल्लक में जो खुद का पैसा पड़ा है, ये 1.5 लाख रुपया है। बस ये क्वेश्चन दे रखा है, इतना क्वेश्चन का डाटा दे रखा है, आप तुमको कैलकुलेट करना है ROI और ROE। हाँ एक चीज और बता देते हैं, ये प्रेफरेंस शेयर के आगे है ना, यहाँ पे लोग लगा रखा है एक परसेंटेज जो कि है 20%। अब पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो मेरे को बताओ ब्रॉडली ये सब है क्या, ये चारों पता है क्या है? सोर्सेस ऑफ फंड्स, जो मैंने आज स्टार्टिंग में सिखाया था। बिजनेस में जो पैसा उठाया है, कहाँ कहाँ से उठाया है? इक्विटी वालों से पैसा लिया है, प्रेफरेंस वालों से भी लिया है, छोटा मालिक से, गुल्लक से भी पैसा निकाल के बिजनेस में लगा रखा है हम लोगों, और लोन भी देना पड़ गया, लोन का भी जरूरत पड़ गया। तो ये चारों बोलो सोर्स ऑफ फंड है कि नहीं? पक्का पक्का। तो यही हम लोग का इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी बनेगा जी। हाँ। लेकिन दिक्कत बच्चा बोल रहा है ये 15% और ये इधर 20 क्यों है? समझ में आ रहा है? तो मुन्ना जो लोन लेगा उस लोन पे क्या चुकाना होगा बच्चा? ब्याज ना। तो ये जो 15% आगे है ये इंडिकेट करता है कितना इंटरेस्ट चुकाना है। पक्का? यस। और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से जो पैसा उठाया, जिसको मैंने याद है बोला छोटे मालिक, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाता है तो इनको सबसे पहले फिक्स्ड रेट से क्या देना होता है? देखो शेयर पे इंटरेस्ट नहीं, शेयर पे डिविडेंड देते हैं। तो ये याद रखना, ये जो 20% है ना, ये जो इनका 20% है ये एक्चुअली में डिविडेंड का पैसा है, डिविडेंड को डिनोट कर रहा है। और ये जो 15% है ये एक्चुअली में इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। पक्का? हाँ बच्चा बोला फिर इक्विटी के आगे भी तो होना चाहिए था, क्योंकि इक्विटी भी शेयर है और शेयर के ऊपर क्या मिलता है बच्चा? डिविडेंड। तो याद रखना मैंने क्या बोला था, प्रेफरेंस को डिविडेंड देने के बाद, सबको पैसा देने के बाद लास्ट में इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को देने के बाद जो बचेगा वो इक्विटी का सारा। तो इक्विटी को कोई फिक्स्ड रेट से नहीं मिलेगा, जो बच गया वो सारा उनका, इसीलिए इक्विटी आगे कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता। बोलो पक्का पक्का क्लियर है यहाँ तक पिक्चर? समझ में आ गया क्वेश्चन? पहले
अब हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि अपने को निकालना क्या है बेसिकली, आरओआई और आरओई। तो बताओ ये दोनों निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला समझ में आ गया, याद नहीं करना है फॉर्मूला, समझ में आया कि नहीं फॉर्मूला? यस। सबसे पहले आरओआई का फॉर्मूला बता दो। आरओआई का मतलब था प्रॉफिट, नीचे क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, हाँ इसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। बोलो जा रहा है बुद्धि में। और ऊपर बताओ आरओआई के लिए जो प्रॉफिट लेता है वो कौन सा वाला लेना होता है? बचा बोला एकदम याद है अपने को, बिफोर वाला लेना होता है। यस, बिफोर व्हाट? बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स एंड बिफोर प्रेफरेंस को डिविडेंड देने से पहले। तो ऊपर बचा समझ में आ गया, और लास्ट में याद ना मल्टीप्लाई 100 करना हो, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इसमें से एक बार मेरे को देख के बताओ अपने पास सारा डाटा है क्या? क्या मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है डिनोमिनेटर में? बच्चा बोला नहीं, कहीं डायरेक्टली तो है नहीं, तो मुन्ना निकाल लेंगे। याद है वो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के दिया था मैंने। कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे नीचे वाला था जिसमें सारा सोर्स ऑफ फंड आता है, इसका मतलब ये चारों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डिनोमिनेटर निकालने का जुगाड़ हो गया है। न्यूमरेटर में क्या चाहिए बताओ? प्रॉफिट चाहिए, लेकिन सारा बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, बिफोर प्रेफरेंस। तो ठीक है, मेरे पास क्या बिफोर का प्रॉफिट है? ओहो, ये आफ्टर दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये तो नहीं चलेगा मुन्ना, क्योंकि आरओआई में बिफोर वाला प्रॉफिट चाहिए, तो इसको अपने को आफ्टर बनाना पड़ेगा, सॉरी बिफोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट है, जा रहा है वो दिन। यस, तो चलो कोई बात नहीं है। आरओई के लिए एक बार फॉर्मूला बता दो। आरओई में नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। और ऊपर क्या आएगा बताओ बच्चा? ऊपर आएगा प्रॉफिट, लेकिन कौन सा वाला? आफ्टर वाला आएगा इसमें। आफ्टर व्हाट? आफ्टर एवरीथिंग, इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आफ्टर एवरीथिंग, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड वाला प्रॉफिट चाहिए अपने को। हाँ, इनटू 100 तो यहाँ भी करना होगा। अब बताओ इसके हिसाब से मेरे पास क्या डाटा अवेलेबल है? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर है क्या? तो डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर होल्डर फंड, याद करो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में कौन कौन सा फंड लेना है? सारा लेंगे नहीं, सारा तो कैपिटल एम्प्लॉयड में लेना होता है, इसमें सिर्फ मालिक का, बड़ा वाला मालिक का पैसा लेना होगा, बड़ा वाला मालिक। तो बताओ बड़ा वाला मालिक कौन? इक्विटी वाला ना, तो इक्विटी का कौन सा पैसा लेना होगा इसमें? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, और प्रेफरेंस लेंगे क्या? नहीं जी। और एक गुल्लक का पैसा बताओ किसको बिलोंग करता है? जब सीखा था तब बताया था गुल्लक जो है वो बड़े मालिक का बिलोंग करता है, तो ये पैसा और ये पैसा लेंगे। इसके अलावा बताओ क्या लोन लेंगे? ना जी, बाहर वाला है। तो इक्विटी में सिर्फ घर वालों का पैसा लेता है, और घर वालों का पैसा कितना है? 1.5 लाख और 1.5 लाख बस, गुल्लक का पैसा और इक्विटी का पैसा, पक्का? तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो डिनोमिनेटर तो आ गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बच्चा बोला हाँ ये तो प्रॉफिट दे रखा है, वो पहला तो परसेंटेज में दे रखा है, तो इसको सुधारना होगा। याद रखना इस पूरा क्वेश्चन में दिक्कत जो है ना, ये प्रॉफिट में ज्यादा दिक्कत है, इस प्रॉफिट को अच्छे से संभालना पड़ेगा पहले। समझ में आ रहा है? तो आप प्रॉफिट के लिए पहले काम करते हैं। तो आओ सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को ठीक करते हैं, क्योंकि जो दोनों जगह प्रॉफिट चाहिए उसमें से दोनों ही मेरे पास अवेलेबल नहीं ढंग से। आओ देखता है क्या करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले याद रखना अपने को दे क्या रखा है बताओ? मेरे को दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि कितना दे रखा है? 12%। मेरे को अमाउंट में चाहिए ना मुन्ना प्रॉफिट, तो बुद्धि सोच के देखो। मैं तुमको थोड़ा पहले बताया था, अगर ये पेन में 20 रुपया में बेचूं किसी को, तो वो 20 रुपया मेरा प्रॉफिट नहीं है, वो 20 रुपया तो मेरा सेल्स है, इनकम है। इसके अंदर छुपा हुआ है कुछ प्रॉफिट ना, परसेंटेज कुछ प्रॉफिट होगा। यस, तो तुम देखो ये जो परसेंटेज दे रखा है 12% प्रॉफिट का मार्जिन, और हम लोग का सेल्स कितना है? 10 लाख, तो इसका मतलब 12% हम लोग इस 10 लाख का क्या कमाते हैं? प्रॉफिट। लेकिन दिक्कत क्या है? ये आफ्टर टैक्स वाला है, तो कोई बात नहीं, अपने को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए रुपया में, रुपया में। तो 12% इसका कर दो, 10 लाख का 12% निकाल दो, जो कि कितना आएगा? 1,20,000 रुपया आएगा। बोलो ये डन है क्या बच्चे? यहाँ तक पक्का पिक्चर क्लियर है? यस। अब मेरे एक सवाल का और जवाब देना है, ये प्रॉफिट अपने को क्या आरओआई में काम आएगा? नहीं, आरओआई में अपने को प्रॉफिट जो चाहिए वो बिफोर चाहिए, और ये है एक्चुअली में आफ्टर। क्या है ये? आफ्टर है, तो इसको बिफोर बनाना पड़ेगा। अब इसको बिफोर कैसे बनाएं?
तो याद करो वो जो मैंने इनकम स्टेटमेंट सिखाया था वो कैसा था इनकम स्टेटमेंट, बताओ वो इनकम स्टेटमेंट जो हम लोगों ने बनाया था वो कैसा था। पक्का पक्का एक बार इनकम स्टेटमेंट देखिए एक बार यहाँ पे। सबसे पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। पक्का ग्रॉस प्रॉफिट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। अब फिक्स्ड कॉस्ट में याद रखना सैलरी वैलरी सब, सैलरी माइनस करेंगे, रेंट माइनस करेंगे, यूटिलिटी का खर्चा माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे, वरना सब कर देंगे। लेकिन याद रखना इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे। अभी मानता है इंटरेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट अलग से, जैसे मैंने उसमें बताया था, अलग से शो करना है। तो बताओ इस ग्रॉस प्रॉफिट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे ना, तो एक प्रॉफिट आएगा, उसका नाम दिया जाएगा प्रॉफिट बिफोर, पता है कौन सा प्रॉफिट, इंटरेस्ट। अब मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने फिक्स्ड कॉस्ट में सारा खर्चा माइनस किया लेकिन इंटरेस्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट की आफ्टर इंटरेस्ट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट माइनस नहीं किया तो क्या बोलेंगे इस प्रॉफिट को, बिफोर इंटरेस्ट। अब बताओ क्या टैक्स माइनस किया होगा अभी तक, टैक्स तो उसके नीचे आने वाला है, और डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को वो तो और नीचे आने वाला है। तो ऑब्वियसली क्या ये प्रॉफिट को बोल दो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, यही वाला वो प्रॉफिट है। बस अपने को यही प्रॉफिट तक पहुंचना है, ये जो चाहिए यहाँ पक्का। लेकिन ये लोग क्या दे रखा है बताओ। इसके बाद अगला स्टेप पता है क्या होगा, इसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि इस प्रॉफिट का नाम क्या था ऊपर वाले का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट। तो ये जो प्रॉफिट आएगा इसका नाम हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर क्या बोलते हैं, आफ्टर इंटरेस्ट हो गया। हाँ ये आफ्टर इंटरेस्ट हो गया, लेकिन क्या अभी भी बिफोर टैक्स और बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड है, यस। तो याद रखना इसको तुम आफ्टर इंटरेस्ट लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इसको हम सिर्फ इतना बोलते हैं बिफोर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। बच्चा समझा, पहले प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो अब ये प्रॉफिट का क्या नाम हो गया, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अभी भी टैक्स और डिविडेंड तो माइनस नहीं हुआ, इसलिए मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड लिखा है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट माइनस हो गया, तो इतना बड़ा नाम क्यों लिखे, आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, इसलिए सिंपली क्या लिखा, बिफोर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अब बताओ इसमें से क्या माइनस होगा, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। देखिए चीज माइनस होकर जाएगा, अब गवर्नमेंट को टैक्स देते तो इस प्रॉफिट का नाम क्या हो जाएगा बताओ, बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स, टैक्स देते हैं आफ्टर टैक्स हो गया, लेकिन अभी भी क्या चीज माइनस नहीं हुआ, प्रेफरेंस डिविडेंड, यस। तो इस प्रॉफिट को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बच्चा समझ गया। अब इसमें से क्या माइनस होगा, ऊपर दिखा दूं, यस। अब इसमें से माइनस कौन सा प्रॉफिट होगा, क्या चीज माइनस होगा, सिर्फ एक चीज बिफोर है, तो अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो आएगा बताओ उस वाले प्रॉफिट को क्या नाम दूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पक्का आफ्टर इंटरेस्ट भी हो गया है एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो गया, क्या बोलो, यस। यही वो प्रॉफिट है जो मेरे को यहाँ के लिए चाहिए। तो एक्चुअली में आरओई में मेरे को ये वाला प्रॉफिट मांगता है, सब कुछ आफ्टर, और मेरे को आरओआई के लिए जो चाहिए वो सब कुछ बिफोर, मतलब ये वाला प्रॉफिट। तो याद रखना ये दो प्रॉफिट मेरे को चाहिए आरओआई और आरओई निकालने के लिए, आरओआई के लिए ये और आरओई के लिए ये। अब मेरे को बताओ जो दे रखा है क्वेश्चन में वो था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बताओ ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो ये आफ्टर टैक्स वाला नेट प्रॉफिट कहाँ निकल कर आता है, एक बार देख के बताओ मेरे को। क्या ये प्रॉफिट बिफोर है, तो ऑब्वियसली ये वाला प्रॉफिट तो ये नहीं है। क्या ये वाला है, नहीं, ये भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये लोग दे रखा है आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स कौन सा प्रॉफिट होता है, ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑब्वियसली टैक्स के बाद सिर्फ एक ही चीज माइनस करना होता है, बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ऑब्वियसली जो ये लोगों ने नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स, वो इंटरेस्ट के बाद तो है ही, उसमें से टैक्स भी माइनस हो चुका है, तो उसमें से क्या माइनस नहीं हुआ होगा, आफ्टर टैक्स है लेकिन बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। ये लोग जो प्रॉफिट दे रखा है ना वो ये वाला है बच्चा, पक्का। लेकिन मेरे सवाल का जवाब, ये लोग जो क्वेश्चन में दे रखा है 12%, जो कि 10 लाख का मैंने मार के कितना निकाल लिया बताओ, 1,20,000 दिखा ना, 12% 10 लाख का मार के हम लोगों ने 1,20,000 जो प्रॉफिट निकाला, वो कौन सा प्रॉफिट है, आफ्टर टैक्स वाला। तो ये पूरा इस इनकम स्टेटमेंट में कौन सा प्रॉफिट है, ये वाला है एक्चुअली में जो लोग दे रखा है। लेकिन मेरे को ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, मतलब एक स्टेप से आगे जाना है और इसके स्टेप से 2 स्टेप ऊपर जाना है मेरे को, क्योंकि आरओआई निकालने के लिए मेरे को बिफोर वाला प्रॉफिट चाहिए, और अभी हम यहाँ बैठा है, तो मेरे को ये लोग जो 1,20,000 दे रखा है वो यहाँ का है। समझ में आया क्या बच्चे, लेकिन मेरे को चाहिए कौन सा वाला प्रॉफिट, यहाँ पे। इसका मतलब इसको उल्टा ऊपर लेके जाना है अभी, समझ में आ रहा है। मतलब इस प्रॉफिट में से मेरे को बताओ
अगर ये 1,20,000 दे रखा है, इसमें से क्या क्या माइनस कर दिया होगा? टैक्स माइनस कर दिया होगा और एक इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया होगा, तभी तो ये आफ्टर टैक्स बना होगा ना। तो सर टैक्स माइनस हो चुका है, और टैक्स से पहले क्या माइनस होता है? मतलब ना ये ऑर्डर में चलता है, पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स उसके बाद डिविडेंड। तो अगर ये लोग आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दे रखा है तो इसका मतलब टैक्स माइनस हुआ होगा और इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा। मेरे को ये दोनों चीज को ऐड बैक करना होगा। अगर उल्टा जाए तो ऐड बैक बोल प्लस करना पड़ेगा। तो बताओ ये वाला प्रॉफिट कितना होगा मेरा ऊपर वाला, यही चाहिए मेरे को। और याद रखना ये क्वेश्चन इसलिए टफ है थोड़ा सा। अब यहाँ से वो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है, हाँ, जो कि बहुत ध्यान से समझना है। मैंने बोला मेरे को दे रखा है 1,20,000 का प्रॉफिट, मेरे को पहुंचना है इस वाले प्रॉफिट पे। इसमें बीच में दो चीज माइनस हो चुका है इस प्रॉफिट से, एक तो टैक्स और एक इंटरेस्ट। मेरे को ये दोनों को आपस में जोड़ना है, तभी तो अब यहाँ वाला प्रॉफिट पहुंचेगा ना। तो बताओ 1,20,000 बच्चा बोला टैक्स जोड़ दो आप, तो टैक्स जोड़ने का तरीका गलत हो जाएगा। देखो टैक्स कितना दे रखा है 50% ना, तो एक बच्चा पता क्या करेगा, इस 1,20,000 का 50% निकाल देगा। तो बुद्धि से सोच के देखो मुन्ना, तुमने क्या टैक्स इस पैसे का दिया था? नहीं ना, तुम तो जो टैक्स दिया होगा वो इस वाले अमाउंट का दिया होगा, इस वाले प्रॉफिट का दिया होगा। ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था इस पे तुमने टैक्स दिया गवर्नमेंट, तो तुम इसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? मेरे को बताओ। ये तो टैक्स देने के बाद वाला प्रॉफिट है ना, पहले ये चीज क्लियर करो। तुम इस वाले प्रॉफिट का ऊपर टैक्स दिया होगा गवर्नमेंट को, ये वाला जो मैंने ब्लू लाइन बनाया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स दिया होगा, तो तुमने 50% जो मारा होगा वो इसका मारा होगा ऊपर वाले का। अब अगर बच्चा गलती क्या करेगा पता है, वो 1,20,000 का 50% निकाल लेगा, जो कि इसका 60,000 आएगा। फिर वो 60,000 क्या करेगा, इस प्रॉफिट में जोड़ देगा, क्योंकि उसको ऊपर जाना है ना, तो ऑब्वियसली टैक्स माइनस कर रखा है, तो तुमको पीछे ऊपर जाना है तो तुम प्लस ही करेगा। तो गलती क्या करेगा, वो 60,000 जोड़ देगा और 1,80,000 निकाल लेगा। समझ में आ रहा है? तुम एक बार करके देखो। बच्चा मैक्सिमम गलती यही करेगा कि 1,20,000 का 50% मारेगा, तो उसका क्या आएगा टैक्स पता है? ये जो टैक्स का अमाउंट है ये 60,000 आएगा, क्योंकि 1,20 का 50% 60,000 होता है। अब वो क्या करेगा, 1,20,000 में 60,000 जोड़ेगा तो 1,80,000 आ जाएगा उसका। कौन सा प्रॉफिट? बिफोर टैक्स वाला। लेकिन आप लोग सीधा करके देखो तो ये सही है क्या? एक बार सीधा करके देखो, सीधा करके देखो तो अगर तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,80 था, बिफोर टैक्स 1,80 का प्रॉफिट था, और टैक्स जो गवर्नमेंट को देना है वो 50% देना, 50% मतलब आधा। 1,80,000 का क्या आधा 60,000 होता है? नहीं ना, 90 होना चाहिए ना। इसका मतलब तुम्हारा गलती पता है क्यों होगी, तुमने इसका 50% निकाल दिया। बोलो पिक्चर क्लियर है क्या? तो इसका मतलब ये 1,80,000 होगा तो ये 90 होगा, लेकिन तुम तो इसका 50% मारा इसलिए 60 आया, और ये दोनों को जोड़ा था तुम्हारा ये आया। लेकिन ये मैच अब उल्टा किया ना, अब सीधा करके देखो मैच होना चाहिए ना। तो सीधा अगर ये 1,80 होता है, इसका 50% तो फिर 90 होना चाहिए ना। इसका मतलब फिर यहाँ पे 90 बचता। लेकिन तुम देखो 1,80,000 माइनस 60,000 1,20,000 तो होता है, लेकिन ये इसका आधा टैक्स हो ही नहीं रहा 50%। 1,80,000 का 50% तो 90 होना चाहिए था। इसका मतलब सीधा करके देखिए तो रॉन्ग हो गया मेरा। पता है रॉन्ग क्यों हुआ? बच्चे ने इसका 50% निकाल के जोड़ दिया। इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान से रखना है, समझ। अब इसी चीज को कैसे करना है हम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, जैसे एग्जांपल समझो। मान लो मैंने अगर 100 रुपया कमाया था, सिर्फ 100 रुपया टैक्स देने से पहले, और एक बार के लिए मान लो गवर्नमेंट को मेरे को 40% टैक्स देना है। कितना देना बच्चा? 40%। मैंने 100 रुपया कमाया, 40% तो गवर्नमेंट टैक्स ले जाएगा। बताओ कितना रुपया टैक्स देना है गवर्नमेंट को? 40 रुपया, क्योंकि 100 का 40% 40 होता है। तो बताओ टैक्स देने के बाद मेरे पास पैसा बचेगा कितना? कैन वी से 60 रुपीस। इसका मतलब 60 रुपया मेरे पास बच जाएगा। बस अब इसी चीज को एक बार हम तुमको पूछे उल्टा, अब हम गायब कर दें। अब हम तुमको बोले ये 100 और 40 गायब कर दे एक बार। जो तुमको दिख रहा था अभी 100 में से 40 माइनस करके 60 आया, दिख रहा था ना। अब एक बार भूल जाओ 100 और 40 दिया हुआ है। बस तुमको ये दे रखा है कि टैक्स देने के बाद तुमने, तुम्हारे पास पैसा है 60। टैक्स देने के बाद मेरे पास पॉकेट में कितना रुपया बताओ? 60 रुपया। और मैंने गवर्नमेंट को 40% टैक्स दिया था। तो बताओ टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट था? याद करो, तुमको याद है 100 था, यहाँ पे दिख रहा है क्या? 100 में 40% टैक्स मतलब 40 रुपीस का टैक्स दिया तब 60 आया था, बोलो। लेकिन भूल जाओ कि 100 और 40 बता रखा है। तुमको बताया है कि टैक्स देने के बाद तुम्हारे पॉकेट में 60 रुपया है, और तुमने गवर्नमेंट को 40% टैक्स दिया था। बताओ इसको कैसे तुम 100 बनाएगा? तुमको पता है आंसर 100 है प्रॉफिट, बिफोर टैक्स प्रॉफिट 100 था, लेकिन कैसे बनाएगा? तो देखो इसी का तो एक शॉर्टकट तरीका है। 60 रुपया जो तुम्हारे पास पॉकेट में पड़ा है वो टैक्स देने के बाद है कि टैक्स देने से पहले है? टैक्स देने के बाद है ना। तो मुन्ना 1 मिनट सोच के देखो, तुम जो 100 रुपया कमाया था वो 100% था कि नहीं? तुमने घर में 8 रोटी बनाया, समझ में आ रहा है? उसमें से 8 रोटी खा लिया,
8 रोटी बनाया, 8 रोटी खा लिया, क्या वे बोल दे तुमने 100% रोटी बनाया जो खा लिया 100%, पक्का। तुमने 8 रोटी बनाया, 4 खा लिया, 4 पड़ा है, तो क्या ये बोल दे 8 रोटी में 4 रोटी खा लिया मतलब 50% कंज्यूम, और 50% अभी भी पड़ा है रोटी, यस 50% अभी भी बच गया, बोलो पक्का। तुमने 8 रोटी बनाया, तुमने 8 रोटी बनाया, पक्का, उसमें से तुमने सपोज 6 रोटी खा लिया, कितना रोटी बचा बोलो, 2 रोटी बचा ना। 8 रोटी में तुमने 6 रोटी खा लिया, 2 रोटी बचा है, तो क्या ये बोल दे 8 में तुमने 6 रोटी खाया, उसको परसेंटेज में बोल के देखो ना। 8 रोटी जो तुमने बनाया वो 100% के बराबर है, तुमने 6 रोटी खा लिया, कैन बी से 75% रोटी खा लिया तुमने। मैंने को 6 रोटी नहीं चाहिए, परसेंटेज में बोलो। 8 बनाया उसमें 6 खा लिया, तो क्या बोलते 75% रोटी खा लिया, हाँ जी। और जो बताओ दो रोटी बचा है, उसको परसेंटेज में बोलो तो क्या आएगा 25%, क्योंकि 2 रोटी जो है वो 8 का 25% होता है। तो वही तो तुमको करना है यहाँ पे कि जो 60 रुपया तुम्हारे पास पॉकेट में पड़ा है, ये टैक्स देने के पहले कि टैक्स देने के बाद है, टैक्स देने के बाद है। तो टैक्स तुमने कितना दे दिया गवर्नमेंट को, 40%, जो कमाया उसका 40% तो गवर्नमेंट ही ले गया, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास जो पैसा बचा होगा वो परसेंटेज में कितना है, 40% गवर्नमेंट ले गया, तो परसेंटेज में कितना है 60%। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 40% गवर्नमेंट ले गया, इसका मतलब तुम्हारे पास जो पैसा पड़ा है वो परसेंटेज का टोन में, रुपया का टोन में 60 है, 60 रुपया पॉकेट में है, लेकिन इसका परसेंटेज बताओ कितना है 40%। अगर गवर्नमेंट ले गया इसका मतलब 60% पैसा मेरे पॉकेट में होगा, हाँ जी। अब 60 को 60% से डिवाइड करो, 60 को 60 से नहीं 60% से, तो पता होगा हमको, उम्मीद है ये आता है कि नीचे 60 अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज का 100 ऊपर जाएगा। अब चेक करके देखो तो क्या आ रहा है आंसर, 100 आया कि नहीं आया। तो मैंने ये तो बोला था आपने 100 कमाया था एक्चुअली में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब उसका 40% देखो तो 40 होता है क्या, इसका मतलब तुमने 100 प्रॉफिट कमाया था टैक्स देने से पहले, उसका 40% 40 रुपया लेगा गवर्नमेंट। अब देखो हिसाब मिल रहा है 100 माइनस 46, तो वही तो यहाँ पे भी अप्लाई करना है। बताओ ये 1,20,000 रुपया टैक्स देने के बाद है क्या, हाँ जी। कितना टैक्स दिया गवर्नमेंट को तुमने 50%, तो सोच के देखो तुमने आधा टैक्स दे दिया, उसके बाद तुम्हारे पास 1,20,000 रुपया है, तुमने आधा टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, उसके बाद तुम्हारे पास 1,20,000 है, तो टैक्स देने से पहले कितना रहा होगा। तो क्या हम लोग ये वाला बुद्धि यहाँ ना लगा ले, ये वाला जो बुद्धि है यहाँ नहीं लगा ले कि शायद मैंने 1,20,000 रुपया जो टैक्स देने के बाद है, तो टैक्स कितना दे दिया गवर्नमेंट को 50%, इसका मतलब जो कमाया वो 100% था, उसमें 50% गवर्नमेंट ले गया, तो क्या ये बोल दे मेरे पास जो बचा हुआ है 50% होगा। तो ये बोल सकते हैं कि नहीं कि मेरे पास जो 1,20,000 रुपया है वो गवर्नमेंट को 50% देने के बाद है, तो मेरे पास जो बचा होगा वो 50% होगा। अब इसको भी इसी बुद्धि से सॉल्व करके देखो, ये 2,40,000 रुपया आएगा, इसका मतलब एक्चुअली में मेरे पास टैक्स देने से पहले 2,40,000 रुपया था। अब चेक करो, सीधा तरीका से भी सही होना चाहिए। 2,40,000 का अगर तुमने टैक्स 50% दे दिया तो कितना होता है आधा, मतलब 1,20। अब देखो टैक्स देने के बाद भी तो 1,20 ही है, हिसाब मिला कि नहीं मिला सीधा करके, क्योंकि पिछले वाले में नहीं मिल रहा था, बोलो डन पक्का पक्का, तो एक पड़ा ऊपर जा चुका है। अब बताओ इसमें क्या जोड़ देंगे, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कैसे आएगा बताओ, मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट पे पहुंचना है एक्चुअली, ये वाला प्रॉफिट को यहाँ पे पहुंचाना है, अभी एक कदम ऊपर आ गया, एक कदम और ऊपर चढ़ना है, अभी इसके लिए इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। तो मुन्ना इंटरेस्ट तुमने कितना पे किया, बुद्धि से देख के बताओ, तुमने जितना लोन लिया हुआ उसी पे तो ब्याज पे किया हुआ है। मैंने लोन 4 लाख का लिया, ठीक है, उस पे 15% क्या है देखो ब्याज, इसका मतलब 4 लाख पे 15% का ब्याज पे किया होगा, बोलो पूरा साल में, तो इंटरेस्ट को तुम आराम से निकाल दो ना। 4 लाख का लोन था, उस पे 15% तुमने ब्याज पे किया होगा, तो अमाउंट में कितना आ रहा है, ये 60,000 आ रहा है। मेरे को नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, तो 2,40,000 में 60,000 क्या करना है, जोड़ना है ना। तो बताओ ये मेरा ऊपर वाला जो हिस्सा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 लाख आ रहा है। 2,40,000 में 60 जोड़ो, देखो 3 लाख। अब तुम सीरियली देखो सीधा करके, ये तो उल्टा जाना था ना अभी, अब उसको सीधा जाके देखो तो काम बना कर मेरा 3 लाख शायद मेरा बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट था, उसमें ब्याज दे दिया 60,000 का, तो शायद 2,40,000 बचा होगा। ये 2,40,000 कौन सा है, आफ्टर इंटरेस्ट है, लेकिन बिफोर टैक्स और बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। अब इसमें से 50% गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया 1,20 का,
तो ये 1,20,000 है, ये कौन सा प्रॉफिट है? ये आफ्टर टैक्स है, लेकिन अभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। तो मेरे को तो यही प्रॉफिट ये लोग दे रखा है 21 आफ्टर टैक्स, पक्का। तो ये वाला जो प्रॉफिट है 1,20,000, ये नहीं चलेगा। आरओआई में कौन सा चाहिए मेरे को? 3 लाख चाहिए। अब बताओ, ऐसे जो मैंने करके दिखाया है, इसको एग्जाम में थोड़ा अच्छा तरीके से करके दिखाना होगा। तो अब तुमको प्रोसेस दिखाता ही तो समझाने के लिए था। ये 3 लाख कैसे बना? 1,20,000 दे रखा है क्वेश्चन में, 12% जो दे रखा है 10 लाख का, वो 1,20,000 है। उसको 3 लाख बनाना है, तो ये प्रोसेस पूरा अच्छे से लिखना होगा मुझे। तो पहले इस पार्ट को मैं इरेज कर दूं, पक्का? यस। तो सबसे पहले इस पार्ट को इरेज कर दिया जाए जो काम का नहीं है। ये समझने के लिए था, ठीक है? ऑन पेपर लिखने के लिए बताया जा रहा है क्या क्या आएगा। तो मेरे को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा था 12%, 10 लाख का 1,20,000 दे दिया। अब मेरे को इस प्रॉफिट को एक्चुअली में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, इसको बिफोर टैक्स बनाना है। और इसके लिए मैंने तुम्हें शॉर्टकट सिखाया था। तुमने टैक्स देने के बाद तुम्हारे पास 1,20,000 है और टैक्स गवर्नमेंट को दिया 50%। इसका मतलब ये 1,20,000 जो तुम्हारे पास पॉकेट में है, ये टैक्स देने के बाद है, और टैक्स दिया 50%। इसका मतलब जो बच गया वो 50% है तुम्हारे पॉकेट में। तो इसका एक्चुअली में जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2,40,000। कर लोगे ना सॉल्व? 1,20,000 बाय 50 इंटू ऊपर चढ़ जाएगा 100, 52,100 और 1,20,000 डबल हो गया। देखो कैसे 240। लेकिन मेरे को ये वाला प्रॉफिट भी चाहिए। ये अभी बिफोर टैक्स हुआ है, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट तो माइनस हो रखा है। अब इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो इस प्रॉफिट का क्या नाम देंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो है, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनाना है इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस तीनों चाहिए माइनस। डिविडेंड अभी माइनस हो नहीं रखा है, टैक्स माइनस था, मैंने टैक्स से ऊपर आ गया। अब इंटरेस्ट भी इसमें जोड़ो। तो बताओ इंटरेस्ट कितना इसमें जुड़ रखा है? तो इसमें इंटरेस्ट हम लोग का जुड़ रखा है, बताओ बुद्धि से। 4 लाख का लोन था, उससे 15% का शायद इंटरेस्ट था। तो इस प्रॉफिट में क्या किया जाए कि ये 3 लाख बन जाए? क्योंकि हमारे पास आंसर था, देखो 4 लाख का लोन, उस पर 15% का इंटरेस्ट दिया होगा। तो ये वाला पार्ट 60,000 आ रहा है, इसमें जोड़ दो, देखो 3 लाख आ जाए। इसका मतलब मेरा एक्चुअली में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि यहाँ आरओआई के लिए चाहिए, वो 3 लाख है। अब क्या इस पार्ट को सॉल्व कर सकेंगे? तो देखो अभी इस पार्ट में पूरा पार्ट नहीं हुआ अभी तक, मेरे पास न्यूमरेटर तो आ गया है, डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। तो अब तुमको एक पार्ट और कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड में बताया चारों सोर्सेस ऑफ फंड को जोड़ के आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बुद्धि से बता दो क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस उनका जो गुल्लक का पैसा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस छोटा मालिक से पैसा उठाया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, प्लस हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एलटीवी, लोन भी है। तो चारों को जोड़ेंगे। अब बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1.5 लाख। शॉर्ट में लिख रहा है फिगर्स। हाँ, गुल्लक में पैसा कितना? 1.5 लाख। छोटे मालिक से कितना लिया था? प्रेफरेंस शेयर से 50,000 है ना, 50,000 रुपए। और लोन कितना लिया था बच्चा? 4 लाख का। सब जोड़ो एक बार। 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख और 4 लाख, 7 लाख, 7,50,000 रुपए। बोलो डन। अब ये 7,50,000 यहाँ का डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसका मतलब तुम आरओआई निकालने के लिए कैपेबल है, तो तुम्हारा इसके नीचे वाला स्टेप पहले आरओआई निकालने का होगा। तो 3 लाख बाय 7.5 लाख इंटू 100 करेंगे। इसमें जब तुम सॉल्व करोगे कितना जीरो कट रहा है देख लो, 4 जीरो काट देंगे, 15 5 जार, 6 5 जार, 3 5 जार, 25 जार और 3 2 जार 6। तो ये आंसर आ रहा है एक्चुअली में 22 जार 40%। बोलो पिक्चर क्लियर है क्या? 40% समझ में आया क्या बच्चे? पहले मेहनत कितना करना पड़ा इसको निकालने के लिए, देखा? बस अब आरओई निकाल लेंगे। अब आरओई के लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए मुन्ना? आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। बाप रे बाप। इसका मतलब याद करो, ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर टैक्स है, इसका मतलब ये आफ्टर इंटरेस्ट तो है ही। आफ्टर टैक्स है इसका मतलब आफ्टर इंटरेस्ट तो है ही ना, लेकिन इसमें से टैक्स के बाद ही तो हम लोग प्रेफरेंस को डिविडेंड देते हैं। तो बस इस वाले प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर दो, किस चीज का? प्रेफरेंस वाले डिविडेंड का। क्योंकि ये आफ्टर टैक्स है, इसका मतलब ये आफ्टर इंटरेस्ट तो है, तो ये आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट है। हाँ,
लेकिन मेरे को आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स लेकिन आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड भी चाहिए, तो अब इसमें से तुम सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास जो आरओई में तुमको प्रॉफिट चाहिए वो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। पक्का पक्का। तो एक काम करेंगे, इसी फॉर्म पहले फॉर्मूला को लिख के रखा है, इसी में फॉर्मूले फॉर्मेट में निकाल देंगे ना इसका, जो न्यूमरेटर है वो यही निकाल लेंगे। मेरे पास, मेरे को बताओ प्रॉफिट कौन सा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो क्या वो बोलते हैं आफ्टर टैक्स जो है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ही है, क्योंकि अगर आफ्टर टैक्स तो इंटरेस्ट तो पहले ही माइनस हो चुका होगा, तो वो आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है। पक्का। लेकिन मेरे को चाहिए कि आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इसमें से मेरे को क्या माइनस कर देना चाहिए, बुद्धि से बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड। यस। अब नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वाला पैसा, मालिक का पैसा, बड़ा मालिक, जो कि मैंने टिक लगा रखा है देखो, गुल्लक का पैसा भी इन्हीं को बिलोंग करता है, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस का पैसा है इनटू 100 करना है कि आंसर परसेंटेज में आएगा, पूरा को सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स कौन सा प्रॉफिट है, वो 1,20,000, इसमें से अभी छोटे मालिक को डिविडेंड देना है, बुद्धि से बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देंगे, 50,000 रुपया तुमने उनसे लिया है, 20% डिविडेंड देना है, याद करो ये डिविडेंड का रेट है 20%, तो बताओ ये कैसे आएगा, 50,000 रुपया तुमने लिया था छोटे मालिक से, 20% उनको डिविडेंड देना है। पक्का। तो ये न्यूमरेटर हो गया। नीचे क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है मुन्ना, 1.5 लाख, और गुल्लक में कितना पैसा है बताओ, 1.5 लाख इंटू 100। अब इस पार्ट को जब तुम सॉल्व करोगे एक बार अच्छे से यहाँ देख लेंगे, बताओ ऊपर क्या आ रहा है, 1,20,000 माइनस 50,000 का, 50,000 का 20% कितना होता है, एक बार इसको इरेज कर दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट को इरेज कर दूं, ये काम तो हो गया उसमें, अब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में वो चाहिए नहीं ना, किसी को चाहिए स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, पैक करके। यस। अब बताओ यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 1,20,000 माइनस 50,000 का 20% 10,000 होता है, और नीचे आएगा 3 लाख इंटू 100, न्यूमरेटर में आ गया 1,10,000 माइनस करके, नीचे 3 लाख है इंटू 100, 4 जीरो काट देंगे, एक जीरो काट देंगे 100 के साथ, तो 11 और 10, 110 डिवाइडेड बाय 3, 110 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 36.67%, 36.67%। बताओ इस तरीका से कर लेना है, तो ROI आया 40%, ROE आया 36.67%। पक्का। यस, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए।